हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 16 इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to start chapter 16, which is electrical energy. So let's start to study this chapter. All of us have the experience of seeing lightning in the sky during thunderstorm. We also have experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes in dry weather. This is static electricity. In your choice, the source of energy is a battery in which chemical or some other energy is converted into electrical energy. This electrical energy also comes from electrical power station to your house through various devices and puts all comforts at our command just with the press of a button. It provides us with heat and light. It powers big machines, appliances, and tools at home and in industries. Example: radio set, computers, television, vacuum cleaners, washing machines, mixer and grinders, X-ray machines, electric trains, etc. Nowadays, it is impossible to think of a world devoid of electrical energy. Life without electricity, even for short duration, gives a feeling like a fish out of water. Here in this lesson, we shall study the nature of electricity and way of its working. तो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि थंडर स्टॉर्म जब हमारे यहाँ जब बारिश आती है तो हम लोग लाइटनिंग देखते हैं, स्काई में थंडर स्टॉर्म देखते हैं। हम लोगों ने पार स्पार्क भी देखा है, क्रैकल का साउंड भी सुना है जब थंडर स्टॉर्म जब बिजली कड़कती है तब उसका भी आवाज सुना। और हम लोगों ने जब एक बार कभी हम लोग जब सिंथेटिक कपड़े को ड्राई वेदर में सुखाते तो भी हम लोगों ने स्पार्क या फिर क्रैकर का साउंड सुना है। ये सब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आपके डिवाइस में भी एनर्जी है बैटरी का, जिसमें केमिकल या कुछ दूसरा एनर्जी है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सब इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन से सबके घरों में जाता है। वेरियस डिवाइस का यूज होता है इसमें, जिसमें जितने भी कम्फर्ट्स है वो सब हम लोग को बस एक बटन की प्रेस करने पे मिल जाता है। ये हमें हीट और लाइट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बिग मशीन्स जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बिग मशीन्स होते हैं उसमें पावर सप्लाई करता है। और भी अदर अप्लायंसेस टूल्स जो हम लोग घर पे यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे रेडियो सेट, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर और ग्राइंडर्स। और इनफैक्ट हम लोग जब क्लिनिक या फिर लैब में चले जाओ तो वहाँ पे एक्सरे मशीन्स होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, जैसे कि हमारा जो टॉयज है, इन सबको जो भी पावर अगर देना होता है तो वो कौन देता है? इलेक्ट्रिक देता है। नाउअडेज हम लोग ये हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है कि हम लोग बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अपने दुनिया के बारे में सोच सके। इनफैक्ट हम लोग रहना तो दूर, उसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते हैं। हम लोग अगर लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि अच्छा नहीं जाने वाला है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी अगर लाइट कट जाता है तो हम लोग का टैंक मीन्स मोटर हम लोग को चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ भी है उन सब में हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है। हम लोग इस चैप्टर में नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका जो तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करने का उसके ऊपर डिस्कस करने वाले। सो लेट्स मूव फर्दर। Electrostatics. You must have observed that a plastic comb, when brought near a piece of paper, does not pick up small pieces of a paper. But if you comb your dry hair and bring the comb close to a small piece of paper, you will notice that the bits of paper are attracted towards the comb. Do you know why this happens? This happens because the comb gets charged or electrified when you comb your dry hair. The electricity or charge developed on a body on rubbing with another body is called frictional electricity or static electricity. Let us understand more with some simple activities. आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा एक जो प्लास्टिक कॉम्ब है उससे आप लोग पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो तो वो कुछ भी स्मॉल पीसेस का जो पेपर है वो पिक नहीं कर सकता। अगर आप उस ड्राई जो आपका कॉम्ब है उसको आप अपने ड्राई हेयर में रब करो, उसके बाद आप उस बिट्स ऑफ पेपर जो आपका छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा वहां पे लेके जाओगे तो आप नोटिस करोगे जो बिट्स ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट हो रहा है कॉम्ब की ओर। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो
कॉम्ब है वो चार्ज हो गया या फिर इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हैं जब आपने अपने हेयर में कॉम्ब को रब किया था। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो चार्ज है वो डेवलप हुआ था बॉडी पे रब करने पे दूसरे बॉडी से, और इसे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको और समझते, थोड़ा एक्सप्लेन करके कुछ सिंपल एक्टिविटीज परफॉर्म करके। But before performing activity, let's see, do you know an understanding of electric charge and their properties and also of magnetism began in 6th century BC, that is 2500 years ago. One of the founders of Greek science, Thales of Miletus, knew that if a piece of amber is rubbed with a woolen cloth, it would then attract light, feathers, dust, lint, pieces of leaves, etc. Amber is a yellow resinous gum-like substance found on the shores of the Baltic Sea. The Greek name for amber was electrum, which is the origin of familiar words electricity, electric charge, electric force, and the electron. However, the systematic study of electricity was done by Dr. William Gilbert, the personal physician of Queen Elizabeth I of England. Dr. Gilbert had done the experiments, that is the rubbing of glass rod with silk rubber shoes against a wooden carpet, etc., which produced electrically charged bodies. Dr. Gilbert named amber-like substances electricia, which became electrically charged by rubbing. तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम लोग उन्हें ये चीज कब समझना स्टार्ट किया था 6th सेंचुरी, और वो था 2005 ईयर्स अगो। हम लोगों ने 2500 साल पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी को समझने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और जो ग्रीक साइंस के एक साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ माइलेटस, वो जानते थे कि अगर एक जो पीस ऑफ अंबर इसको रब किया जाएगा वुलन क्लॉथ पे तो ये अपने और बहुत सारे सबस्टांस को, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे जो लाइट फेदर्स है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, डस्ट, क्लीन, पीसेस ऑफ लिप्स, इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बिकॉज वो चार्ज हो चुका है फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू। अंबर एक येलो रेजिनस गम लाइक सबस्टांस है जो कि बाल्टिक सी के शोर्स पे पाया जाता है। और अंबर का जो ग्रीक नेम है वो इलेक्ट्रम है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो फैमिलियर वर्ड्स है, वो हम उस वर्ड्स को जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन। हाउएवर जो उसका स्टडी है सिस्टमैटिक वजह तरीके से जो हम लोगों ने इसका किया है स्टडी, वो किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जो कि पर्सनल फिजिशियन थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के। और क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। डॉक्टर गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो ग्लास रॉड है उसको उन्होंने रब किया था सिल्क के साथ, और जो रबर शूज था उसको उन्होंने वुडन कारपेट पे रब किया था, जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज प्रोड्यूस हुआ था। जो डॉक्टर गिलबर्ट है उन्होंने अंबर लाइक सब्सटेंस को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिसा, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है रबिंग करने के बाद। अगर आप उस बॉडी पे रब करोगे तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। नाउ लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 16.1। One day, Dolly and Jolly were studying. Suddenly, Dolly spread some bits of paper on the table and asked her sister Jolly to lift the bits of paper with the help of a pen or a balloon. Jolly brought pen near the bits of paper, but there was no effect on bits of paper. Then she tried with balloon but could not show the magic. Jolly requested Dolly to show the magic. Dolly took the pen and muttered something, meanwhile rubbing it on her sweater. She brought the pen near the pieces of paper and they got attracted towards the pen. This activity thrilled Jolly, and she ran to tell this to her mother. Similarly, she rubbed an inflated balloon on her dry hair, brought near the bits of paper. The pieces of paper got attracted towards the balloon. Now Dolly rolled the pen between the palms of her both hands and then brought it near the bits of paper. The pen could not attract the bits of paper. Dolly was wondering that the trick was indeed some magic or some science was involved. Dolly explained that rubbed pen inflated balloon attract bits of paper, whereas before rubbing it does not attract bits of paper. After rolling between the hands, pen loses the property of attraction. Hence, it is concluded that some bodies acquire electric charge on rubbing, but if it is touched to a conducting body in contact with ground, the charge leaks upward to the earth. एक दिन जॉली और डॉली दोनों मिलकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक से डॉली ने कुछ पेपर के टुकड़े को टेबल पे स्प्रेड कर दिया। उसके बाद अपनी बहन जॉली से बोली कि आप पेन से उस टुकड़े को उठाओ। तो जॉली पेन उस टुकड़े के पास लेके आती है, लेकिन वहाँ पे जो बिट्स ऑफ पेपर, जो पेपर के टुकड़े थे, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा।
उसके बाद उसने क्या किया कि वो ट्राई की, बलून से भी ट्राई की, फिर भी वो अपना मैजिक शो नहीं कर पाए। जॉली ने रिक्वेस्ट किया डॉली से कि वो मैजिक दिखलाए, तो डॉली क्या की, पेन को लाई और उसने अपने स्वेटर पे रब किया। उसके बाद उसने जो छोटे छोटे बिट्स पेपर थे उसको उसने पेन के ऊपर रख दिया, तो पेन जो था वो पेपर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर। ये एक्टिविटी था जिससे जॉली बहुत खुश हो गई थी और वो दौड़ के अपनी मम्मा को बोलने गई। उसी टाइम वो एक फूला हुआ बैलून ली और उसे अपने ड्राई हेयर पे रब की, और उसके बाद पेपर के पास वो लेके आए, तो जो पीस ऑफ पेपर था वो भी बलून की ओर अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जो डॉली अपने दोनों हथेलियों के बीच पेन को रब की और उसके बाद फिर वो पेपर के पास लेके गए, लेकिन इस बार पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पेपर अट्रैक्ट नहीं हो पाया पेन की ओर। तो जॉली सोच में पड़ गई कि ये जो ट्रिक है या तो इसमें कुछ मैजिक है या फिर कुछ इसमें साइंस इन्वॉल्व है। तो डॉली ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि उसने जो पेन या फिर इन्फ्लेटेड बैलून था वो पेपर को इसलिए अट्रैक्ट कर पाया क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल की वजह से वो चार्ज हो गया, और उसने पेन जो था उसे अपने पाम पे उसने रब किया, रोल किया, तो जो पेन था उसका प्रॉपर्टी लूज हो गया अट्रैक्शन का। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि कुछ बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर होता है और कुछ जो रब करने पे या फिर टच करने पर किसी कंडक्टिंग बॉडी से क्या होता है कि वो ग्राउंड में वो कंडक्टिंग बॉडी खड़ा है, और जब उसने उस चीज को टच किया तो जो चार्ज है वो लीक होके पृथ्वी में चला जाता है। It was realized that metal can be charged by rubbing, but only if it is held in a handle of glass or amber. The metals cannot be charged if it is held directly in the hand. This is because electric charges move along the metal and pass through the human body conductor to the earth. तो ये रियलाइज किया गया कि जो मेटल था वो रब करने पे चार्ज हुआ, और ये जब उसको हैंडल करेंगे ग्लास या अम्बेर की हेल्प से, और जो मेटल से वो चार्ज नहीं होगा अगर हम लोग डायरेक्टली से हैंड से उसको टच करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो मूव हो गया है मेटल से और हमारे ह्यूमन बॉडी में कंडक्टर के रूप में अर्थ में पास हो गया। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर है क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता है। एक्टिविटी 16.2, take 2 straws, a hollow tube through which liquid is held, a small piece of paper, a piece of silk cloth, 2 pieces of threads, approximate 50 centimeter, 1 small glass bottle, a piece of sellotape, scissors. आपको क्या करना है, 2 पाइप लेना है, एक छोटा सा पीस पेपर का लेना है, सिल्क का पीस लेना है, सिल्क क्लॉथ का, 2 पीस थ्रेड का लेना है जिसका अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर होगा, एक ग्लास बॉटल लेना है, एक सेलो टेप लेना और सीजर लेना है। टेक 1 straw and tie 1 thread at its center and suspend it from the edge of a table with the help of a piece of cello tape so that it stays horizontally. Let it come to rest. Now bring the other straw nearby the suspended straw and observe the effect. You will notice that there is no effect. अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेना है, उसको एक थ्रेड के हेल्प से टाई कर देना है सेंटर में, उसके बाद उसको सस्पेंड कर देना है, जो उसका एज होगा टेबल के पास उसमें आपको एक सेलो टेप लगा देना है हॉरिजॉन्टली, जैसा कि फिगर में आपको शो किया जा रहा है। अब इसे आप रेस्ट में आने दो। तो अब आपको क्या करना है कि एक दूसरा जो स्ट्रॉ है आप उस सस्पेंडेड स्ट्रॉ उसके पास लेके जाओ, उसका जो इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करना, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि वहां पे कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा। नाउ रब द सस्पेंडेड स्ट्रॉ विद अ पीस ऑफ पेपर एंड ब्रिंग द अदर स्ट्रॉ क्लोज टू वन एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. Observe carefully the position of suspended straw. You will observe that a suspended straw moves towards the straw in your hand. अब आपको क्या करना है कि जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है उसको रब करना है एक पीस ऑफ पेपर के साथ, उसके बाद फिर से दूसरे स्ट्रॉ के पास लेके आना है। उसके बाद आपको पोजीशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है वो मूव हो गया है, जो आपका स्ट्रॉ आपके हैंड की ओर उसकी ओर। Rub the second straw which is in your hand with the piece of a paper and bring it close to one end of the suspended straw. Observe carefully the interaction between the straws. The suspended straw moves away, that is repelled away. अब आपके हाथ में जो दूसरा स्ट्रॉ है आपको उसको रब करना है पीस ऑफ पेपर के साथ, उसके बाद फिर से आपको उस स्ट्रॉ के पास लेना है। तो आपको इस बार फिर से दोनों का इंटरेक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो इस बार जो स्ट्रॉ है वो मूव अवे हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे को रिपेल कर देगा। नाउ टेक द ग्लास बॉटल एंड रब इट विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग इट टू क्लोज टू द वन एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. Observe carefully the interaction between the straw and the glass bottle. The glass bottle attracts the suspended straw. अब आपको क्या लेना है कि जो ग्लास बॉटल से रब करना है एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ की हेल्प से, उसके बाद आपको
सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेके आना है। तो आपको इस बार फिर से उसका जो भी इंट्रैक्शन होगा उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो जो ग्लास बॉटल के साथ उसका इंट्रैक्शन होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। What do you infer? It is inferred that two uncharged straws do not affect each other. इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो अगर दो अनचार्ज स्ट्रॉ है तो वो एक दूसरे को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। We observe that a charged straws repel each other, but a charged straw and a glass bottle attract each other. Therefore, it is concluded that हम लोगों ने और क्या ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज स्ट्रॉज है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन एक चार्ज स्ट्रॉ और एक ग्लास बॉटल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे हम लोगों को क्या क्या कंक्लूजन निकला? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आर प्रोड्यूस्ड। इसमें दो डिफरेंट चार्जेस का प्रोडक्शन हुआ, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज. Charge developed on glass bottle on rubbing it with silk cloth has a different nature than the charge developed on straw rubbed with paper. From the basic experiment, it is established that glass on rubbing with silk cloth get positive charge, which is opposite in nature to the charge acquired by the straw. तो जो चार्ज डेवलप हुआ था ग्लास बॉटल पे रब करने के हम लोग उसको किससे रब किए थे? सिल्क क्लॉथ के साथ. उसका जो नेचर है वो दूसरा था, और जो हम लोगों ने स्ट्रॉ को रब किया था पेपर के साथ उसका चार्जिंग नेचर अलग था. इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया कि जो ग्लास था हम लोगों ने जैसे सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था वो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जो स्ट्रॉ का नेचर था वो क्या था? अपोजिट था. इट मीन्स वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बाय अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा. इट मीन्स क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा. While unlike charges attract each other. It means क्या? जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. Nature of charges. Have you ever experienced a shock when you touch a metal doorknob after walking across a carpet? Let us try to understand this. क्या कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आप एक मेटल डोर को आप टच करें उसके नॉब को, और उससे पहले आपने कारपेट पे वॉक किया है, तो आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस हुआ है? चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं. When we walk on a carpet made of insulating materials such as rubber, nylon, wool, or polyester, friction between soles of our footwear and the material of the carpet cause opposite charges to appear on them. When we touch the metal knob, the free charge on our body is generated due to friction, and free charge on the ground cause a discharge at a high voltage, several thousand volts to as much as 15,000 volts. जब हम लोग चल रहे हैं कारपेट पे जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि रबर, नायलॉन, वूल और पॉलिस्टर, तो हमारे जो फुटवेयर का सोल है और जो कारपेट है वो उसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया. उसके बाद इसमें अपोजिट चार्ज का प्रोडक्शन हुआ. जब हम लोग मेटल नॉब को टच किए तो जो फ्री चार्ज हमारे बॉडी में जनरेट हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, और इसका डिस्चार्ज होता है हाई वोल्टेज के साथ. इसका जो वोल्टेज रहता है वो कितना है? अप्रोक्सीमेट 15,000 volts. In early days, a French chemist Charles Dufay observed that the charge acquired by a glass rod rubbed with silk is different from the charge acquired by an ebonite rod rubbed with fur or wool. Dufay termed the charge acquired by glass rod in first case as vitreous, and the charge acquired by ebonite rod on rubbing it with wool as resinous. Later on, American scientist Benjamin Franklin, 1706 to 1790, introduced the terms positive in place of vitreous and negative in place of resinous, which is followed even today. तो अर्लियर जो हमारे प्राचीन काल में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डुफे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज एक ग्लास रॉड को हम लोग जो उस पर चार्ज है, जब हम लोगों ने उसे सिल्क के साथ रब किया तो वो उसका जो नेचर है वो अलग है. जो हम लोगों ने एक इबोनाइट रॉड को एक फर या वूल के साथ रब किया तो उसका जो चार्ज है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट है. जो डुफे है उन्होंने ऐसे चार्ज को किया जो हम लोगों ने ग्लास रॉड के साथ जिसे रब किया, तो फर्स्ट केस में उन्होंने इसका क्या नाम रखा? वाइट्रियस. और जो चार्ज एक्वायर हुआ था इबोनाइट रॉड के साथ, जब हम लोगों ने उसे वूल के साथ रब किया था तो उसका उन्होंने नाम क्या रखा? रेजाइनस. बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट स्टेट्समैन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कर दिया, पॉजिटिव वाइट्रियस के प्लेस में और नेगेटिव रेजाइनस के प्लेस में. और आज भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को ही फॉलो करते हैं. On rubbing, two materials acquire positive and negative charges equal in magnitude. In fact, the process of rubbing does not create electric charges. It results in only transfer of negative charges from one material to the other.
The material from which the negative charges have been transferred gives an excess of positive charge, and the one which receives the negative charge becomes negatively charged. To answer this, we have earlier studied that matter is made up of molecules and atoms. An uncharged body contains a large number of atoms, each of which contains an equal number of protons and electrons. In some materials, some of the electrons are bound rather loosely with their atoms. On rubbing, if some of the electrons are removed, the material which loses the electrons becomes positively charged, and the material which has gained electrons becomes negatively charged. In the process of charging, positive charges in atoms are firmly bound and do not participate in the process of charging. Conservation of charge states that the total amount of electric charge in an isolated system where no charge can get into or out of the system does not change with time. Within an isolated system, interaction between different bodies of the system can cause transfer of charge from one body to another, but the total amount of charge of the isolated system always remains constant. तो जब हम लोगों ने रब किया दो मटेरियल को जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इक्वल था. इनफैक्ट जो प्रोसेस है रबिंग वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट नहीं करता है. ये क्या रिजल्ट है? तो इसमें क्या चक्कर है? तो जो ट्रांसफर होता है नेगेटिव चार्ज का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, ये जो मटेरियल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया और इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसमें क्या होगा कि जो रिसीव किया जिसने नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिवली चार्ज बन गया और जिसमें पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया. तो हम लोग इसे आंसर देने के लिए हम लोगों ने पहले क्या देखा, स्टडी किया कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल्स और एटम से. और इसमें एक जो अनचार्ज बॉडी उसमें लार्ज नंबर में एटम्स होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है. कुछ जो मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होता है या फिर लूज होता है अपने एटम्स में, और जब हम उसको रब करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिमूव हो जाता है, और जब मटेरियल लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और जो मटेरियल गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है. इस प्रोसेस में जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो एटम्स है वो फॉर्मली बाउंड हो जाते हैं और ये पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है कि the total amount of electric charge in an isolated system does not change with time. तो एक जो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम कैन कॉज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो क्या होगा कि जो हम लोग का चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट बॉडीज के साथ सिस्टम में, तो वो ट्रांसफर कर सकता है चार्ज को एक बॉडी से दूसरे में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का वो आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगा. The Columbus law governs the force between the charged particles. It was first studied by a French physicist, Charles Augustin de Coulomb. Coulomb presented the interference of his experiments in the form of a law which is called Coulomb's law. तो ये जो कोलम्स लॉ है क्या गवर्न करता है कि जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन में वो कैसा है. ये कौन पहले स्टडी किए थे? फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उनका नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम था. कोलम ने प्रेजेंट किया कि जो इंटरफेरेंस है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने एक लॉ का फॉर्मेशन किया. उस लॉ को हम लोग अभी कोलम्स लॉ के नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 2 चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. तो आप लोग ये जो हमारा कॉलम्स लॉ है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको याद कर लेना. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉलम्स लॉ. तो कॉलम्स लॉ क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, तो उसमें जो 2 पॉइंट चार्जेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी के. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी के. If a charge Q1 is placed at a distance r from a similar charge Q2, the two charges will be continue to repel each other with a force F equal to K Q1 Q2 upon R2. अगर एक चार्ज Q1 को हम लोग प्लेस कर दिए R के डिस्टेंस पे और सिमिलर एक हम लोग चार्ज लिया है Q2, तो जब दोनों चार्जेस को एक साथ रखेंगे तो वो लोग क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा. Where K is a constant of proportionality depending upon the nature of the medium in which the charges are placed in SI unit, K equal to 9 into 10 to the power 9.
For vacuum or air, charge is a scalar quantity. Coulomb is a SI unit of charge represented by C. तो जो K है वो कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है मीडियम जिसमें नेचर जो है चार्ज होने का उसके ऊपर जो चार्ज हम लोगों ने प्लेस किया है। जो SI यूनिट K का है वो क्या है 9 × 10⁹ एंड ये वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। चार्ज वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कॉलम ऐसा यूनिट है चार्ज का जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के द्वारा। इफ Q1 = Q2 = 1C R = 1M, अगर Q1 बराबर Q2 है और ये एक कॉलम के बराबर है तो R कितना है, किसके इक्वल, 1 मीटर के इक्वल। सो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हम लोग को ये बताएगा कि जो हमारा ऐसा यूनिट है हमारा 9 × 10⁹ एंड ये सही है या नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, F = 9 × 10⁹ nm² -² into 1 column into 1 column अपॉन 1 मीटर स्क्वायर को इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा 9 × 10⁻⁹। इट मीन्स ये हमारा जो वैल्यू है वो करेक्ट है। Thus one says the charge when placed at a distance of 1 meter from an equal like charge in vacuum experiences a repulsive force of 1 Newton. Force is directed along the line joining the centers of two charges. For like charge, a force is repulsive positive in sign, while for unlike charge, it is attractive with negative sign. तो 1 कॉलम चार्ज जब हम लोग प्लेस करेंगे 1 डिस्टेंस में तो इसका जो इक्वल लाइक चार्ज है वो वैक्यूम में इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो रिपल्सिव होगा फोर्स में 1 न्यूटन। जब फोर्स को हम लोग डायरेक्ट करेंगे लाइन ड्राइंग सेंटर्स टू चार्जेस है तो जब लाइक चार्ज होगा फोर्स का तो रिपल्सिव होगा क्योंकि उसका जो साइन है वो पॉजिटिव होने वाला है, जबकि जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्टिव होगा। इट मींस इसका जो साइन है वो नेगेटिव साइन होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Consider an uncharged body like a glass rod which is given a certain charge, say a positive charge. The body acquires that charge. Now, if you wish to add more charge of the same nature on it, the charge will experience a force of repulsion due to already existing charge on it. Therefore, some work has to be done by an external agent to overcome this force of repulsion. आपको क्या कंसीडर करना है, एक अनचार्ज बॉडी जैसे कि तो ग्लास रॉड ले लीजिए सर्टेन चार्ज जिसका हम लोग मान लीजिए कि जो ग्लास रॉड हम लोगों ने लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है और उस जो वो उस चार्ज को एक्वायर कर रहा है। अगर आप इसमें और चार्ज को ऐड करना चाहते हैं सेम नेचर का तो आप लोग क्या करोगे, जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि उसमें जो चार्ज है पहले से ही एडजस्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क है वो डन किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस force of repulsion को overcome करने के लिए। This work will be stored up as electrostatic potential energy in the system of charges. This is analogous to the process of raising a body above the ground against the force of attraction, in which work done against gravity is stored in the body as its gravitational potential energy. Let a charge Q be moved up to a distance R towards a source charge Q. The electrostatic potential energy possessed by charge Q is given by U equal to K Q small q upon R. तो ये जो वर्क है वो स्टोर किसके द्वारा किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा, जो कि चार्ज के सिस्टम में पहले से ही एडजस्ट कर रहा हो। ये जो एनालॉगस प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी बॉडी ग्राउंड से वो टच है कांटेक्ट में, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसपे आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी का, वो स्टोर होता है उस बॉडी में और इसका जो फॉर्म होता है स्टोर होने का वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू, उसे हम लोगों ने मूव कर दिया डिस्टेंस आर पे, तो उसमें जो सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि पोज कर रहा है चार्ज क्यू के द्वारा। ठीक है, the electrostatic potential at any point in the vicinity of a charge is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. If W is work done in bringing as a positive charge Q from infinity to a point in the vicinity of source charge Q, the potential V at the point due to charge Q is V equal to W upon Q or U upon Q equal to K Q upon R. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर जो पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं वो किसी भी पॉइंट पे हो चार्ज के, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस इन्फिनिटी पॉइंट तक लाने के लिए, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे विसिनिटी चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर W है एक वर्क डन किया जा रहा है कि जिसे हम लोग ने ब्रिंग किया उससे पॉजिटिव चार्ज Q को इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो जिसका विसिनिटी सोर्स है चार्ज का वो Q है और जो पोटेंशियल वैल्यू उसका V है उस
point पे. Electrostatic potential is a scalar quantity. It has only magnitude and no direction. Its SI unit is joule per coulomb or volt, which is given in the honor of Alessandro Volta, 1745 to 1827, an Italian physicist. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन नहीं होते हैं. ऐसा यूनिट क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? जूल पर कॉलम और वोल्ट, जो कि हम लोगों ने किसके सम्मान में रखा है? एलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान पे, जो कि एक इटालियन फिजिस्ट है. द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ plus 1 charge placed at that point possesses a potential energy of 1 joule, or the potential at a point is 1 volt if J of work is done in bringing 1 C of positive charge from infinity to that point, that is 1 volt equal to 1 joule per upon 1 coulomb. जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, जैसे 1 वोल्ट, अगर उसका चार्ज पॉजिटिव में है तो हम लोग उसको कहाँ प्लेस करेंगे? तो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल के पास प्लेस करेंगे, और जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे 1 वोल्ट या फिर जो 1 जूल ऑफ वर्क है वो डन किसके द्वारा किया जा रहा है? 1 चार्ज के द्वारा, जो कि इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है इनफिनिटी पे, और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर 1 कॉलम. कंसीडर अ चार्ज Q is placed at a point as shown in the figure. Let B and C be 2 points where point B is closer to Q than C. If a charge Q is brought from infinity to C or from infinity to B, work done respectively be WC and WB. The potential at points B and C respectively be VB equal to W upon B Q and VC equal to WC upon Q. हम लोग 2 पॉइंट लिए B और C. जो B पॉइंट है वो किसके क्लोजर है? Q के. C थोड़ा से दूर पड़ जाता है. अगर हम लोगों को यहाँ पे चार्ज लाना है Q के पास इन्फिनिटी से C के, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग B को इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB का और VC का वो कैसे? VB माइनस VC इक्वल टू WB माइनस WC अपॉन Q. जो WB और WC है वो वर्क है जो कि डन किया गया है चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए, C से B की ओर. The potential difference between the 2 points B and C is equal to the amount of work done in moving a unit charge from point C to point B. जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट का, जो B और C था, वो इक्वल था अमाउंट ऑफ वर्क में, जो कि डन किया गया था किसके द्वारा? यूनिट चार्ज के द्वारा पॉइंट C से पॉइंट B तक. Let us represent VB minus VC as V, WB minus WC as W. The potential difference B equal to work done upon amount of charge transferred. The potential difference between 2 points of a considered a conductor is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. Potential difference is a scalar quantity. It is measured using an instrument, voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel across which we have to measure the potential difference. जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट का कंडक्टर का, हम लोग क्या बोलेंगे? वो 1 वोल्ट है या फिर 1 जूल ऑफ वर्क है, जो कि डन किया जा रहा है 1 कॉलम ऑफ चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है. हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर. वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल सीरीज में, और हम लोग इसको क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को. एग्जाम्पल 16.1. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कॉलम? कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कॉलम चार्ज बनाते हैं? लेट एन इलेक्ट्रॉन मेक 1 कॉलम. तो हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 कॉलम बनाता है, तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 C, और चार्ज Q इक्वल टू प्लस N और E. N इक्वल टू Q अपॉन T इक्वल टू 1 को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. तो उसका हम लोग का जो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो निकल के आएगा. वो कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. Calculate work done in moving a charge of 3 C across 2 points having a potential difference of 24 volt. हम लोग इस बार क्या कैलकुलेट करना है? एक मूविंग चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन किया गया था 3C को एक 2 पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट से कनेक्ट करने के लिए. गिवन Q इक्वल टू 3C, मीन्स हम लोग यहाँ पे करंट दिया है वो कितना है? 3 कॉलम है, वोल्ट हमारा 24 वोल्ट है. तो हमारा इसमें जो वर्क डन किया गया वो कैसे किया गया? कितने उसमें हम लोग को
पावर लगा है, तो W इक्वल टू क्यू भी हम लोग जानते हैं कि वर्क डन किया गया, उसे हम लोग चार्ज को वोल्ट से इंटू करेंगे। हमारा चार्ज कितना है 3 कॉलम और वोल्ट कितना है 24 कॉलम। इन दोनों को हम जब इंटू करेंगे तो हमारा जो वर्क डन किया गया वो कितना है 24 इंटू 3 72, और जो हमारा वर्क का जो यूनिट है वो क्या है जूल, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जूल 72 जूल। Now, based on your in-text understanding, try to solve in-text question 16.1. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखिए, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।